बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पिशावर में आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। मस्जिद के अंदर खुदकुश हमला हुआ जिसमें अब तक 60 से जायद लोग शहीद हो चुके हैं और 159 के करीब लोग इस वक्त जख्मी हैं और उनमें 25 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। यह वाकया पुलिस लाइन्स के अंदर हुआ और इंतहाई सिक्योरिटी जोन के अंदर यह वाकया पेश आया और अब इसने पूरे पाकिस्तान को गमजदा कर दिया है। पूरा पाकिस्तान एक तो शहदा के साथ है, उनके लवाहिकीन के साथ है, उन सब के लिए, उन खानदानों के लिए दुआ गो है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता है कि जितने जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान पेशावर के साथ है। लिहाजा पेशावर के रहने वाले लोगों को मेरी तरफ से ये पैगाम है कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम आपके लिए दुआ गो भी है और आपके साथ हमदर्दी भी करता है। इसके साथ साथ टीटीपी ने इस जिम्मेदारी, इस आने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा दहशतगर्दी की लहर वापस आ रही है और पेशावर उसका टारगेट है। आने वाले दिनों में क्या होगा, पुलिस लाइंस के अंदर ये वाकया कैसे पेश आ गया, वहां पे खुदकुश हमलावर कैसे पहुंच गया, क्या ये सिक्योरिटी लैब्स है या फिर ये इसके अलावा कोई नई चीजें, ये सारी चीजें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बहुत से मेहमान होंगे लेकिन सबसे पहले हम रियाज खान महसूस साहब को अपने साथ ले रहे हैं। कमिश्नर पेशावर हैं और ये जाहिर है इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए सर, ये अब तक पता चला कि खुदकुश हमलावर कौन था, कहां से आया था और ये पुलिस लाइंस के अंदर कैसे पहुंच गया? आप सबसे पहले तो आपने जो अल्फाज कहे उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ और ये आज का जो वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अक्सर लोग, चूंकि ये वाकया एक ऐसी जगह पे हुआ है जिसको पेशावर का रेड जोन कहा जाता है और फिर सबसे सिक्योर्ड जगह थी हमारी पुलिस लाइन। इसमें ये मैं आपको बताऊं कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीने से सर्ज आ रहा था मिलिटेंसी में और ऐसे वाकयात का होना। आपने देखा कि मालाकंड डिवीजन में जो है 3-4 महीने पहले मिलिटेंट्स की उधर कोई 2 छोटी मोटी कार्रवाइयां हुई, फिर आपने देखा कि उधर फोर्सेस मूव हुई और मालाकंड डिवीजन को क्लियर कर दिया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि लकी मरवत, टांक, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान, बन्नू, इसमें वाकयात हो रहे थे और अभी आप देख रहे हैं कि लकी में भी ऑपरेशन शुरू है, टांक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन है। तो एक वो जो सर्च था मिलिटेंसी में, वो हम महसूस भी कर रहे थे और इस सर्च के मुताबिक जो है ना हमें काफी थ्रेट अलर्ट भी आ रही थी। तो हमें और हम अपनी सिक्योरिटी को मतलब हर आने वाले दिन के साथ इसकी हम बीफ अप भी करते होते थे और जहां पे रीइंफोर्समेंट की जरूरत होती थी तो रीइंफोर्समेंट भी हम करते होते थे। और अभी फिर आपने देखा भी होगा कि पिछले 2-4 महीने से पुलिस को कुछ ज्यादा ही टारगेट। लेकिन ऐसा सवाल फिर वही है कि इंतहाई सिक्योर इलाके के अंदर, रेड जोन के अंदर, वहां खुदकुश हमलावर का पहुंच जाना, फिर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना, फिर पहली सफ तक पहुंच जाना, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, मैं उसी तरफ आ रहा था आपको बैकग्राउंड देते हुए। अब ये क्वेश्चन होता है कि ये पुलिस लाइन में इतनी सिक्योर जगह पे ये धमाका कैसे हुआ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंतहाई सिक्योर्ड है, हर आने वाले शख्स और गाड़ी की चेकिंग होती है। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे 2,500 पुलिस का अमला जो है यहाँ पे हर 24 घंटे मौजूद होता है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है और वो है। तो इसमें ये एक एलिमेंट भी हो सकता है कि शायद अंदर कोई इंडिजिनस एफर्ट किसी ने की हो, क्योंकि जहां पे 2,500 बंदा रहा हो। लेकिन मैं जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक इंटेरोगेशन ना हो, मैं इससे मतलब ये अगर मैं कोई प्रेडिक्शन। अब अगला सवाल रियाज साहब ये है कि क्या ये आखिरी वाकया है या इस टाइप के और भी थ्रेट्स हो सकते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पेशावर के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस किस्म के और भी वाकयात हो सकते हैं? देखिए जी, मैं आपको दोबारा बताऊं, एक तो ये खैबर पख्तूनख्वा सूबा पाकिस्तान का, इनके लोगों में जो रिजिलियंस पाई जाती है शायद ही किसी जगह पे, कि दुनिया के किसी जगह पे हो। क्योंकि पिछले 25-30 साल से ये धमाके हो रहे हैं और खासकर पेशावर में। लेकिन जिस तरीके से ये लोग रिस्पांस देते हैं, रियासत और रियासती इदारों के साथ मिलकर जो रिस्पांस देते हैं तो वो एक उसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन ऐसा देखिए, इशू आवाम का नहीं है, इशू गवर्नमेंट का है, इशू ब्यूरोक्रेसी का है
कि आवाम के अंदर तो बहुत जज्बा है, वो लाशें भी उठा रहे हैं, वो जख्मियों को भी उठा रहे हैं, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं अपने मैदान में। लेकिन जो सिक्योरिटी फराम करने वाले इदारे हैं, जो उनके लैब्स हैं, उनको कहां पर रखेंगे आप? देखें जी, मैं आपको फिर दोबारा मैं आपको लेके जाऊंगा कि जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो पाकिस्तान में जरूर मतलब ऐसे वाकयात होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपने आवाम की रिजिलियंस की बात की। बिल्कुल हमारे आवाम बहादुर है और डट कर ब्यूरोक्रेसी के साथ भी, फौज के साथ भी और हुकूमत के साथ खड़ी है। लेकिन हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि हमने हजारों की तादाद में हमारे फौजी, हमारी पुलिस, हमारे खसादार, इवन लेवीज ने कुर्बानियां दी है और इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत जो है आज जो अमन आप देख रहे हैं पाकिस्तान में। इसे देखिए, मैं रियाज साहब उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उसको तस्लीम करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि जितनी हमने लाशें उठाई हैं, जितने हमने जख्मी उठाए हैं, हमारा इसके बावजूद जज्बा बांध नहीं पड़ा। हम वहां पे शहरों में अभी भी रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिक्योरिटी फराहम करनी है उनका भी तो फर्ज बनता है। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो बम ब्लास्ट करने वालों को रोके, खुद कुछ हमलावरों को रोके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। और ये जो है ना, इसी वजह से हमारी इतनी जो कुर्बानियां हो रही है, ये जो लाशें हमारे फौजियों के उठा रहे हैं, पुलिस वालों के उठा रहे हैं, उसकी वजह ही यही है कि ये हम इसको फर्ज समझते हुए अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि अवाम को विजिलेंट रहना चाहिए, इस टाइप के और भी वाकयात हो सकते हैं? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि थ्रेट्स हैं और अवाम को तो मैं ये आपको कभी भी नहीं कहूँ कि अवाम को विजिलेंट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल अवाम को विजिलेंट रहना चाहिए। हमारे जो आपको पता है कि इधर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ 2014 में, उसके बाद हमने पूरे जितने भी हमारे सूबे के, इवन इस्लामाबाद या पंजाब के स्कूल से उनकी सिक्योरिटी, मतलब कैमरे लगाना, उनकी सिक्योरिटी को रीइंफोर्स करना, ये हमने इनिशिएटिव भी लिए थे और ये हमने वो की थी। तो बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अवाम को विजिलेंट रहना चाहिए। लेकिन ऐसी जाहिर बात है कि जब आपके बॉर्डर के उस पार लोग बैठे हों और उन्होंने ये आपकी कमजोर जगह को देख के इन्होंने टारगेट करना हो, तो ये छोटे मोटे वाकयात, इनको रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वो जो पोजीशन है 2007 से लेकर 2015 की, अब वो पोजीशन नहीं है। उस वक्त शायद हम अपने बॉर्डर एरियाज पे इतने मजबूत या मुस्तहकम तरीके से नहीं बैठे थे। अभी हम मजबूत हैं। हमारी हर जगह, कोई भी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, कबायली इलाके में कोई एक स्पॉट भी इनएक्सेसिबल नहीं है। सारी एरियाज एक्सेसिबल हैं, लेकिन हर जगह। रियाज साहब देखिए क्योंकि दुख की घड़ी है, मैं एतराज नहीं कर सकता, इस सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन बड़े दुखी दिल के साथ सवाल उठा रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि पूरे सूबे पे आपकी नजर है, लेकिन पुलिस लैंड्स में उसके अंदर एक खुदकुश हमलावर घुस गया, मस्जिद के अंदर पहुंच गया, पहली सफ में पहुंच गया, वो आपको नजर नहीं आया? नहीं, देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर 2,500 की नफरी अंदर पुलिस लाइन में मौजूद होती है। अब ये हो सकता है कि ये अंदर पुलिस लाइन के अंदर से कोई ट्रिगर, कोई चीज हो गई हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है रियाज साहब। ये उस चीज से भी खतरनाक है कि पुलिस के अपने लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आब खान साहब इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे हैं, वो वहां पे पेशावर में साइट पे मौजूद हैं, और जाहिद खान साहब ANP के रहनुमा और पेशावर से हमारे साथ है। जाहिद खान साहब, आपकी तरफ आऊंगे। सर, ये फरमाइए, ये जो सूरत हाल है, एक तो TTP की तरफ से इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली गई, इसको क्या समझा जाए, और दूसरा ये कि क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए जावेद चौधरी साहब, आपको इल्म है कि 2013 में हमारे साथ क्या हुआ था। 2018 इलेक्शन में ANP के, खासकर ANP के साथ हमने 1000-1200 लोग अपने शोहदा की दी। वो आप निकल गया। मैं उससे बात पूछना चाहता था कि वो कह रहे कि जी हमने प्लान जगह पे और हमने ऑपरेशन कर दिया और ये हो गया और स्वाद को भी क्लियर किया। सारा झूठ है, सब झूठ है सब। अगर झूठ ना होता तो, अगर स्वाद में नहीं तो ये यहाँ कैसे पहुंच सका? देखिए FES के वाकये के बाद ये बड़ा वाकया है। FES तो फिर भी बाहर था, वो रेड जोन में तो था नहीं। ये कहते हैं कि हमारे, जब आपकी अपनी पुलिस भी भरोसा नहीं है कि वो उसके अंदर ऐसे लोग भी एलिमेंट्स है कि वो सुसाइडर को अंदर ले जाके ब्लास्ट करवा देता है आप। और ये सरहद पार से बात करते हैं। सरहद पार पे तो पहले हमें जावेद चौधरी साहब तो ये इतराज था क्योंकि अशरफ गनी बैठा हुआ था, क्योंकि करजई साहब बैठे हुए थे, वो हिंदुस्तान की एजेंट थे, वो हिंदुस्तान के लिए काम करते थे, हमारे पास भी थे। आज हम किस पे लगा रहे हैं? ये तो वो लोग है कि जिसको हमने 40 साल इधर पाले हैं, ट्रेनिंग दिए,
असलहा दिया है, पैसा दिया है, अफगानिस्तान पे कब्जा करवा के दिया है, तो हम उनसे बात नहीं पूछ सकते कि जनाब अभी हमारे ऊपर क्यों ये लोग भेज रहे हो। असल में अभी तक रियासत क्लियर नहीं है। मुझे आप बता दें कि अभी भी ये जो लोग बैठे हुए महमूद खान और उसके जितना भी काबिना था वो सारे इसको बता दे रहे थे, और हमारे जो पुलिस की मोराल थी जो 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 ये 10 साल में उसके इतना डिमोरल कर दिया कि वो बैठ गया। अब मुझे बता दे कि वो जब उसको पता है कि मेरा जो मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वो तो बता दे रहे, तो मैं अपने आप को क्यों मारवाऊं। अच्छा, इसके बाद जब आपने स्वाद में देखा कि स्वाद में जो कुछ हुआ, ये आईजी अभी 10 दिन पहले जो टीवी पे आया उसने कहा हमने कम कर दिया और अब कोई दहशतगर्द नहीं है। पहले तो आईजी को चेक करना चाहिए। और मुझे तो फेडरल गवर्नमेंट पे भी हैरत है, और राणा सरकार से पूछो कि आपने कितना जब हैं जो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर गया है उसने उससे आईजी से नहीं पूछा, उस वक्त उसको चेक करते उससे पूछते कि भाई तुमने तो कहा था कि यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे वहां पे आज मैं अभी गवर्नर साहब को सुन रहा था और एहसान सुन रहा था, वो भी यही बातें कर रहे थे। भाई अगर उन्हें क्या वो तो कर गए, उसने कर गया, खान ने उसके भेज दिए, 250 भेज दिए, इधर बनिगाला भेज दिए, वो तो कर गए। जो तुम लोग आए तो ये तो हमारे इंतजार और बैठी हुए जहाँ अभी भी उसके इलाज, तो आप लोग इनसे क्यों नहीं, इसे जान क्यों नहीं छुड़ाई अभी तक, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। इस एक्शन न लेने की वजह से ये आज साहिबा और ये आप चौधरी साहब, मैं अच्छा भाई साहब आप साथ ही रहिएगा, मुझे ताजा तीन सूरत मालूम करनी है एहतशाम से। एहतशाम, ताजा तीन सूरत क्या है? एक तो शोहदा की तादाद कितनी है, जख्मी कितने हैं, और क्या मलबा उठा लिया गया और मलबे के नीचे जो दबे और जख्मी हैं तमाम लोग निकाल लिए गए? चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताता चलूं कि ये 2005 से लेकर 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें पहली मरतबा पेशावर पुलिस लाइन जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक मजबूत किला समझा जाता था, आज उस किले पर वार हुआ है और पेशावर पुलिस के जो सबसे आला अफसरान के यहाँ पे दफातर मौजूद थे, उन दफातर से होते हुआ खुदकश हमलावर जो वो अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 61 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 160 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इसके अलावा इस वक्त भी 1 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था, रात के 10 बज चुके हैं और तकरीबन इतने सारे टाइम गुजरने के बावजूद भी इस वक्त भी बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर 25 से 30 अफराद जो हैं वो मौजूद हैं और उनके लिए बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में। लेकिन ये एक सूबाई हुकूमत के लिए भी एक आज बहुत बड़ा एक चैलेंज था। माजी में हमने देखा कि दहशतगर्दी के जितने वाक़यात होते थे वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाता था, लेकिन आज जो दहशतगर्दों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है इस खुदकश हमले में जो बिल्डिंग्स को गिराने वाला बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी जो आर्मी के इंजीनियरिंग कोर्स की टीम है, प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंजीनियर्स की टीम और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो काफ़ी घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मलबे के नीचे से जो जख्मी है उनको निकालने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है या रजाकार नहीं है या और कोई इश्यू जिसकी वजह से जख्मियों को नहीं निकाला जा रहा। चौधरी साहब वक्त गुजरने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होती जा रही है। शायद हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी या जो प्रोविंशियल इदारे थे वो इस किस्म के अटैक के लिए तैयार नहीं थे, उनकी इस किस्म की तैयारी नहीं थी। कुछ दिन पहले की ही आपसे कुछ मालूमात शेयर करें, अक्टूबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे अटैक्स शुरू हुए जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी। पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में
जो अमरीकी असला है, जो नाइट विजन गन्स है और जो थर्मल साइट्स है, वो केपी पुलिस के ऊपर उनके हमले शुरू हुए। पहले हमने देखा कि डी खान में इसका वहाँ पे अटैक हुआ था, फिर लकी मरवत में अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इसी तरह का एक हमला पेशावर में हुआ है और पेशावर पुलिस के जो एक डीएसपी थे उनको इस नाइट विजन गन और जो थर्मल साइट है उसकी मदद से उनको वहां पे टारगेट किया गया है। तो ये देखने में आ रहा है कि दहशतगर्द जो हैं वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो पेशावर का एक इंतहाई अहम जगह जिस जगह पे हम मौजूद हैं, अगर यहाँ से आप चलते चलते सीएम हाउस की तरफ जाने चाहें तो 2 से 3 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। इस पुलिस लाइन की दीवार के साथ ही सेंट्रल जेल पेशावर वाक़या है। बिल्कुल इस मरकजी गेट के सामने सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर वाक़या है, जहाँ पे सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन रोजाना यहाँ पे आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी तरजीहात है वो क्या है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और हमारे जो जराए हैं उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने आज खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमला हुआ इसके सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से बाकायदा तौर पर केपी पुलिस को और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की है कि वो इस हवाले से एक आला सतही कमेटी बनाए। अच्छा, और एहतिशाम, मैंने वक्फा लेना है और आपका मैं इसको शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा जरूरत पड़ी आपको दोबारा तकलीफ दें, खासत यहाँ पे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद शौकत यूसुफ साहब भी हमारे साथ होंगे और हाफिज हमदुल्ला साहब भी होंगे। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमें हाफिज हमदुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है, GUI के साथ इनका ताल्लुक है, PDM के तर्जुमान भी हैं। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और ये बलूचिस्तान में भी इस किस्म के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और KPK में भी इस टाइप के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है। तो सवाल लोग ये कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत कहाँ है, वो क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, काफी अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और आपकी शो से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर मैं ये गुजारिश करूंगा कि आज पेशावर में पुलिस लाइन्स की मस्जिद में जो धमाका हुआ इसकी PDM की तरफ से शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और यह मजम्मत काफी नहीं है। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि दहशतगर्द जो भी हो, उनका सहूलतकार जो भी हो, जिस नाम से भी हो, जिस कास्ट के लिए, बेबुनियाद कास्ट के लिए हो, एक मस्जिद पर, नमाजियों पर, फिर पुलिस फोर्सेस पर हमला, ये इंसानियत पर हमला है, ये रियासत पर हमला है, ये पूरी कौम पर हमला है, लेकिन इस्लाम पर हमला है और मज़हब पर हमला है। इशू ये है कि TTP ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली और TTP इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है और अफगानिस्तान में आप बहुत मदद कर सकते हैं, रोक सकते हैं सारे मामलात को। तो ये हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसका फेलियर है या हमारी दाखिला पॉलिसी का फेलियर है? किसका फेलियर है? देखिए चौधरी साहब, बात ये आपकी बात सही है, फेलियर तो कहीं ना कहीं जरूर है। दाखिला पॉलिसी में भी मुमकिन है गलतियां, कमजोरियां और खारिजा पॉलिसी भी है। आप सवाल बुनियादी तौर पर ये है, 1-2 सवाल ये हम भी करते हैं और हुकूमत से करते हैं, बावजूद इसके कि PDM हुकूमत में है। मैं अपनी हुकूमत से सवाल करता हूं कि क्या पुलिस लाइन में दहशतगर्द अगर आया है तो कहां से आया और किस रास्ते से आया, जमीन से निकला या आसमान से पटका? एक बात। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में तो पहले ये कहा जाता था कि इंडिया का और भारत का असर रसूख है, ठीक, और इतने कौंसलेट है, वहां से दहशतगर्दी पनप रही है, पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाया जा रहा है, कलभूषण की मिसालें दी जा रही है। आज तो अफगानिस्तान और काबुल में कहा जा रहा है कि ये दोस्त हुकूमत है और काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कहा जाता है एक गिरीना दोस्ती है। तो फिर अफगानिस्तान में तालिबान की सूरत में TTP के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, ये बुनियादी सवाल है कि वहां भारत नहीं है। तो आप ये मानते हैं कि ये PDM की गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सके? देखिए, ये असल में दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर ये एक जुज़वी मसला नहीं है, ये एक कौमी इल्मिया है। ये दहशतगर्दी का सामना सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया है, ईरान में भी यही कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में तो दूसरे मुल्कों को छोड़ें, हमने अपने मुल्क के बारे में सोचना है। हाफ साहब,
ये तो हमें नहीं अपना किया। फेलियर मानना पड़ेगा, फिर हमें जाके मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा चौधरी साहब कि कहीं जरूर कमजोरी है, लेकिन इसका रोकथाम करना हुकूमत रियासत तमाम जमातों का। जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एक खौफनाक सानिया जब हुआ, जो 140 बच्चे उसमें लुक़्मा अजल बने, उस वक्त पूरी कौम मुत्तफिक हो के बैक आवाज हो के इसका मुकाबला किया। हमें इसी तरीके से इनिशिएटिव लेना होगा, हुकूमत भी और तमाम सियासी जमातें भी, ख्वाह अपोजिशन की जमातें हो या हुकूमत में शामिल जमातें हो। बाकी जिम्मेदारी रियासत की भी है और मौजूदा हुकूमत की भी है। हम भी जिम्मेदार है और रियासत भी जिम्मेदार है, तमाम जमातें की जिम्मेदारी बनती है और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो शऊर और आगाही दे दुनिया को। ये कौन सा तरीकाकार है, ये कौन सी कंसेप्ट और ज़हनियत है? ये अगर जबान और नस्ल की बुनियाद पर हो तो भी दहशतगर्दी है, फसाद है। अगर इस्लाम के मुकद्दस नाम पर हो तो इसको हम कत्ल, इसको वो मुकद्दस काज और जिहाद नहीं कह सकते। लिहाजा ये जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है। ठीक है जाहिद खान साहब, ये फरमाइए सर, ये अब जाहिर आपका सूबा है, आपने वहां बहुत लाशें उठाई हैं, ANP के अपने घर के अंदर हमले हुए हैं, बशीर साहब जो बशीर बिलोर साहब, आपने उनकी कुर्बानी दी है, फिर असफंदियार वली साहब के घर के ऊपर इनके ऊपर हमला हुआ। ये बहुत सारी दास्तानें ज़ाहिर हमें हमारे हाफसे में है। तो इस जो नई लहर है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? आपके ज़हन में कोई प्लान है? बिल्कुल चौधरी साहब, आपको याद होगा कि 2008 में जब हम हुकूमत में आए तो पूरा मलाकन डिवीजन इन्हीं दहशतगर्दों के कब्जे में था और आपके किसी भी स्कूल पाकिस्तान का झंडा लहराया नहीं जा सकता था। तो हम लोगों ने मुज़ाकरात किए और उनके जो मुतालिबात थे उसको माना और हमने एग्रीमेंट किया। लेकिन आपको याद होगा जब उन लोगों ने उस एग्रीमेंट को वायलेट किया तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन चौधरी साहब, एक बात मैं वादे करना चाहता हूं कि हम मुज़ाकरात के लिए जब जा रहे थे तब भी हमने सूबाई असम्बली से भी इजाजत लिए थे और कौमी असम्बली से भी इजाजत लिए थे, और जब नाकाम हुए, जब फिर ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो तब भी सूबाई असम्बली से भी इजाजत लिए थे और कौमी असम्बली से भी लिए थे। और फिर वो जो लोग थे उन्हें हमारा साथ दिया, आवाम ने साथ दिया। और आपको मालूम है कि पूरा मलाकन डिवीजन हमने 35 लाख लोग बाहर लेके आए और फिर 3 महीने के बाद फिर हमने वापस उसको आबाद किया। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद वहां पे अमन हुआ और यही हमारी पुलिस जो थी वो फिर सारा जिम्मेवारी उन लोगों ने संभाल लिया। बदकिस्मती से 10 साल में क्या हुआ, ये 10 साल में ऐसा हुआ कि हमारे कंट्रोल होगा। जाहिद खान साहब, अब कैसे कंट्रोल होगा? मैं उस पर आना चाहता हूँ। इस 10 साल में हमारे पुलिस की मुराद बहुत डाउन हो गया। यानी CTD वालों के पास तो असलहा भी नहीं है। वो जो अभी आप रिपोर्टर कह रहा था कि उनके पास अमेरिकन असलहा आ गया जो अभी रात को भी वो इस्तेमाल हो सकता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अमेरिकन का असलहा इनको किसने दिया? और जिस तरीके से उसने कहा कि अभी तो अफगानिस्तान में कर्जा ही नहीं है बेटा, अब वहां पे अशरफ गनी तो नहीं बेटा है, वहां पे तो हमारे वो दोस्त बेटे जो 40 साल से हमने उनको इधर पाला है। और जब वो जाके उधर कब्जा किया तो हमने कपापटी में जाके खुशियां मनाई और मिठाई तकसीम कर दी और हमने कहा कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। तो क्या हमारे में अभी इतना, हमारी रियासत में या हमारी हुकूमत में इतनी भी जरूरत नहीं है कि उनसे बात करें कि भाई अभी वो तो हिंदुस्तान के सपोर्ट पे थे, तो आप इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं या हमारे पे क्यों अटैक कर रहे हैं? मैं एक बात वादे करना चाहता हूं कि अगर आपने मुज़ाकरात की और वो 100 लोगों को आपने जेलों से छुड़ा दिया तो वो कौन थे, वो कहां गए? आपने आप माफी का ऐलान क्यों किया? और अगर किया तो फिर आपने जिसको बीच में एग्रीमेंट लिया हुआ था तो वो कौन थे? तो उसका क्या हुआ? लेकिन इस वक्त जो हमारे वहां पे जो इंतजामिया है, मैं तो कह रहा था कि आज नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी गलती की। IG को तो से करना चाहिए था। ये वही IG है कि 10 दिन पहले कह रहा था कि जी हमारे सूबे में हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी है। तो ये तो वही पुरानी वहां पे एस्टेब्लिशमेंट बैठे जिस पे हमें इतराज है, वहां पे वही इंतजामिया बैठे। इसको तो चेंज करना चाहिए। साथ रहिएगा। शौकत यूसुफ सही भी क्यों हमारे साथ हैं, तो जाहिर है उनसे सवाल बनता है। शौकत साहब, एक तो बहुत अफसोस वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, जिसकी जाहिर मजम्मत भी नहीं की जा सकती, मजम्मत से भी आगे की बात है। अब लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि 9.5 साल आपकी वहां पे हुकूमत रही, तो आपने तो बहुत अच्छा सूबा आपको छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन अब आप देख ले कि वहां पे हो क्या रहा है, और सब ये कहते हैं कि आपकी बैड गवर्नेंस है जिसका ये नतीजा निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अफसोसनाक वाकया हुआ है तो हमें इसको
अब इस पे अफसोस ही करना चाहिए और इसके लिए लाएमल देखना चाहिए कि हम अपने सूबे को कैसे अमन का गहवारा बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, सूबे पूरे पाकिस्तान इससे जुड़ा हुआ है। ये फ्रंट लाइन सूबा है, तो इसलिए यहाँ पे अगर अमन की सूरत खराब होती है तो फिर पूरे मुल्क पे उसके असरात पड़ते हैं। अब देखना ये है कि हम ये चीजें करते रहें कि जो चले जाए हम उन पे डालते जाएं। तो हमारे जो 5 साल या 10 साल यहाँ हुकूमत रही है, तो आप मुझे बताएं कि क्या उसके वो उस वक्त से लेके हमारे आखिरी दौर तक क्या अमन अमान की सूरत बेहतर नहीं रही? अगर उस पर मैं कहूँ कि चलो ठीक है हम नालायक थे, तो अगर मैं उसको डॉलर के ऊपर चला जाऊं या किसी और मईशत की तरफ चला जाऊं, तो हमारे दौर में तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था। नहीं सर, नहीं तो जब देखिए, तो आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खत्म होने से पहले जेलों पे हमले शुरू हो गए। सीटीडी के जो वहां पे थाना था उसके ऊपर हमला हो गया, वहां पे भत्तों की पर्ची देनी शुरू होगी, वहां पे चीफ मिनिस्टर को पर्ची आ गई। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि सब कुछ रिजीम चेंज के बाद हुआ है ना। देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर वो हम तो नहीं कंट्रोल कर रहे थे ना, सूबा तो नहीं कंट्रोल करता, वफाक कंट्रोल कर रहा था ना। जब मलकन के अंदर, स्वात के अंदर जब ये चीजें शुरू हुई, तो आपका वजीर दाखिला एक बार भी कभी स्वात आया? क्या ये स्वात पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? या वजीर दाखिला की यहाँ कोई वो नहीं चल रही थी, रेट नहीं थी यहाँ उनकी? उनको आना चाहिए था। देखिए, पुलिस आपने कंट्रोल करनी थी, स्पेशल ब्रांच आपके पास थी। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। अब नौमान की सूरत कंट्रोल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सूबे की है, लेकिन ये सिर्फ अमन अमान का मसला नहीं था, ये दहशत गर्दी। और जब दहशत गर्दी होती है तो उसकी डांडे कहीं और से जुड़े होते हैं। तो अब ये मैं कहूँ कि नहीं, ये सब कुछ बस अच्छा, वैसे क्योंकि बहुत से लोग एतराज कर रहे हैं, वो एतराज ये कर रहे हैं कि आपके दौर में टीटीपी के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में आके सेटल होने का मौका दिया गया। जब वो आ गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाहिर रूट्स बनाई और उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भत्ते की पर्ची दे दी। फिर वहां पे जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया कि आपने 7% या 8% आपने हमें देना है, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स देते गए और गवर्नमेंट आपकी थी वो उस वक्त। देखिए जावेद साहब, एक तो इल्जाम तराशी होती है, एक मैं आपको ये बात बताऊं कि क्या सूबाई हुकूमत ने कहा था कि अफगानिस्तान से सारे लोग आ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं? ये तो ऐसी बातें है ना कि इस पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो मैं बिल्कुल उसके मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं। लेकिन हमारा सूबा है, ये जरूर देखना है कि हमारे दौर में ये सूबा अमन का गहवारा रहा है, लोगों का एतमाद बहाल हुआ था, सरमायाकार आने लगे थे। अब अचानक जो ये सूरत हाल पैदा हुई, इस पर जरूर मतलब आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। तमाम पार्टियों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। ये कोई उसका इशू नहीं है कि मैं कहूं उसके लिए आपको पीडीएम के साथ बैठना पड़ेगा। और क्या इमरान खान साहब या आप पीडीएम के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? पीडीएम रियलाइज तो कर लेना। देखिए सारी चीजें जुड़ी होती हैं सियासी इस्तेकाम से। सर रियलाइजेशन इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? 61 लोग शहीद हो चुके हैं, 125 के करीब जख्मी है, 30 लोग अभी भी मलबे के नीचे। मजीद रियलाइजेशन के लिए आपको कितना टाइम चाहिए और या कितनी लाशें? नहीं, मैं उसकी रियलाइजेशन की बात नहीं कर रहा। देखिए वो तो बहुत तकलीफ हुई है और जाहिर बात है इतने लोगों को, इतने खानदानों को मुतासर किया है, वो तो बहुत ही तकलीफ दे बात है। मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इल्जाम तराशों से हटकर देखें, अब जिसके पास हुकूमत होती है वो उसका जवाबदेह होता है। अब ये कहना कि जी माजी में क्या होता रहा है, साबिका में क्या होता रहा है, अब तो जिसने जवाब देना है वो तो हुकूमत है ना। ठीक, अब ये इसका मतलब ये हुआ कि आप जवाब देनी है। अब ये जवाब दे जो है आजम खान साहब हैं, जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट, देखें आप या वफाकी हुकूमत जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें इससे ये तो एक हकीकत है कि जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होता है ना, तो फिर ये चीजें जो सॉफ्ट टारगेट होता है ना, ये सॉफ्ट टारगेट से तो बात निकली है ना। आप देखें कि किस जगह पे ये धमाका हुआ है, वहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है। तो अब ये तो हमने तो नहीं कहा ना कि सिक्योरिटी ब्रीच कर जाए वहां बैठ जाए, जाहिर है सॉफ्ट टारगेट लगा होगा। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। अब वैसे शुक्र साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं सर वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए ये तो कहना बहुत, यही तो अफसोस की बात है कि पूरे 2 हफ्तों से मैं सुन रहा हूँ कि जी हम तो इलेक्शन नहीं किया क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल खराब है, ये माली सूरत हाल खराब है। भाई जब ये खराब है तो आप तो ठीक नहीं कर सकते ना। आपने तो 178 इमरान खान छोड़ के गया था डॉलर, आपने 270 पे पहुंचा दिया। आपने कहा हम 200 से नीचे लेकर आएंगे। जो महंगाई का इस वक्त तूफान आया है मेरे भाई, वो इससे कंट्रोल नहीं हो रहा है।
ये बिल्कुल इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। ये अगर कहा जाए कि जो इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि हालात खराब है, ये चीजें जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल नहीं होती आवाम को। जय साहब, ये ना कोई रिलीफ दे सकते हैं आप आवाम को, ना आपको अमन दे सकते हैं। अब मुझे हमदुल्ला साहब की तरफ जाने दें। शौकत साहब साथ ही रहेगा। हमदुल्ला साहब, आप साहब वो ये कह रहे हैं कि जिसकी हुकूमत है जिम्मेदार वही है, और ये बात दुरुस्त है उनकी शौकत साहब की कि गवर्नमेंट आपकी है और लिहाजा वफाक पे जब आपकी गवर्नमेंट है तो ये कंट्रोल आपने करना है। देखिए जावेद चौधरी साहब, ये जो कुछ आपके सामने 10 साल इनकी हुकूमत रही है KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल इनकी हुकूमत रही है। आप बताइए निगरान हुकूमत का कि कितने दिन हुए हैं? अभी तक मेरे ख्याल में निगरान काबिने का इजलास ही नहीं हुआ है। अब ये 10 साल का मलबा एक निगरान वज़ीर आला पे डाल रहे हैं। क्या ये ना अहली और ना लायकी नहीं है? नहीं, ये वफाक पे डाल रहे हैं, वो PDM की गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं सर। वो मेरी बात सुनिए, मैं शौकत यूसुफ साहब से एहतराम से पूछता हूं कि PDM की हुकूमत तो आप और इमरान खान सब कहते थे कि वो 27 किलोमीटर में वो हुकूमत, वो 27 किलोमीटर पर है, तो आप 27 किलोमीटर की हुकूमत से सवाल नहीं कर सकते। 10 साल का जवाब आपने देना होगा। स्वात में महमूद खान वज़ीर आला स्वात से ताल्लुक रखता था, वफाकी वजीर मुराद सईद स्वात से। वहां कैसे पैदा हुई ये एलिमेंट, ये अनासर कैसे पैदा हुए? बनू में बाकायदा पुलिस की उसमें दाखिल हो कि कितने पुलिस को शहीद किया गया। आप जाके लक्की मरवत में, बनू में, करक में, कोहाट में, टांक में रात के बाद लोग नहीं निकल सकते हैं। इनकी हुकूमत में भी यही सूरत हाल थी। लिहाजा इनका जिम्मेदार है, जवाब देना होगा। इसने आर्मी पब्लिक स्कूल का इजाला किया या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया इसने। 4 महीने पहले उनको बताया गया कि आर्मी पब्लिक स्कूल निशाना बन रहा है। परवेज खटक वज़ीर आला थे। क्या आपने जुडिशियल इंक्वायरी की? आपने जिम्मेदारों को सजा दी? आपने क्या किया वो जरा बता दिए, उसका जवाब दे। सवाल ये है बुनियादी तौर पर। अब मुझे शौकत साहब को जवाब देने दें। शौकत साहब आप जवाब दीजिएगा हाफिज जो फरमा रहे। देखिए हाफिज साहब को मैं क्या जवाब दूं, इस वक्त लोगों के दिल रो रहे हैं, ये तो जख्मों पे नक्काशी कर रहे हैं कि जिन्हें कहूँगे ये जिम्मेदार है वो कहें। देखिए मेरे ख्याल से इस वक्त पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और बहुत कीमती असासा हमसे गए हैं। मैं खुद चूंकि गया हूँ वहाँ पे, स्पॉट पे गया हूँ, वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, काफी देर तक देखता रहा हूँ, अपने जो जाजी सरगर्दियाँ होती रही। यकीन करो ये यानी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या होना चाहिए। लेकिन ये देखें कि अब मैं कहूँ कि जी निगरान वज़ीर आला जिम्मेदार है और ये कहें नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, तो मेरी हुकूमत तो नहीं है ना, मैं तो। अच्छा शौकत साहब, मैंने ब्रेक ले ली है, लेकिन आपके पास और जाहिद खान साहब दोनों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हालात खराब हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खासकर इसमें कोई शक नहीं कि इश्यूज होते हैं, लेकिन इश्यूज को रिजॉल्व भी करना चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए, और बदकिस्मती से हम प्लान की तरफ नहीं जाते। और अब मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल दोनों मेहमानों से पूछना है कि आपके ज़हन में प्लान क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने का। तो जाहिर साहब सबसे पहले आप जवाब दीजिएगा कि आखिर आपका सूबा है, आपने इतनी कुर्बानियां दी, वो सूबा दोबारा आग में और बारूद में और खून में दफन हो रहा है, तो आपके पास कोई सोल्यूशन तो होगा ना इसका? देखिए जावेद चौधरी साहब, आपने बहुत सही बात की, और हम 1.5 साल से चीख रहे कि भी वो फिर वापस मुनज़्ज़म हो रहे हैं, और इस दफा इसलिए खतरनाक होगा कि अब बता भी मांग रहे, और बता नहीं थे हमारे में तो सुसाइडर्स थे, बमिंग थी, ये सारी चीजें थी। मैं आप शौकत चौधरी साहब की एक बात से मैं इख्तिलाफ करता हूं कि मुराद सईद ने सदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों लेटर लिखा? आपकी हुकूमत थी, क्यों कहते मुझे सिक्योरिटी दे, क्योंकि मुझे डर है, मुझे खौफ है और मेरे लिए थ्रेट है। तो और महमूद खान साहब अपने उसमें जिले में तो जा ही नहीं सकता था। ये बात है कि हम क्या करें थे कि दो बातें हैं जावेद चौधरी साहब। एक तो ये कि रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अफगानिस्तान से बात करे, अफगान हुकूमत से बात करे कि जनाब हमने आपको बहुत सारे सहूलियतें दी थी, हमने आपकी बहुत मदद की थी, आपने जब कब्जा कर दिया तो हमने यहाँ मिठाई तकसीम की, खुश हो गए कि जी हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए। आप मेहरबानी करके अभी तो कर्जे या सरबनी तो नहीं बैठा है कि हिंदुस्तान उनको पैसे देके हमारी तरफ भेज रहे। ये जो लोग हैं जो अमेरिकन असला लेके हमारे तरफ आ रहे हैं, ये कंट्रोल करना आपका काम है, ये अभी कंट्रोल करना उनका काम है। लेकिन ये नहीं है, आप सूबे के अंदर भी सहूलतकार भी है, मददगार भी है, उसका भी इजाला करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये सूरत हाल किसी भी सूरत, और ये बात जरूरी है
कि देखिए हमारे 2008 में जब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे उस वक्त इनकी ये जो पीटीआई थी इसकी कोई सूबाई असेंबली में कोई मेंबर नहीं था, लेकिन हमने इनको बुलाया, इनके सदर को बुलाया, इसके सेक्रेटरी को बुलाया और हमने मशावरत में बिठा दिया। अब अगर इमरान खान नहीं बैठता है तो छोड़ दिया उनकी, लेकिन आप सुबह वाले तो हम मिलकर बैठ जाए, क्योंकि आग तो हमारे घर में जल रही है ना। तो आग से बड़ी अच्छी बात। शौकत साहब, शौकत साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा में एक एपीसी क्यों नहीं कर लेते? आप सबके साथ बैठें और एक मुत्तफिका लाहेअमल बना के वफाक को दें कि हमें ये सिक्योरिटी चाहिए, हमें आपसे ये मदद चाहिए, फिर सूबा बचेगा। अगर आप सूबे के अंदर भी डिवाइडेड रहेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा आपका। लेकिन चौधरी साहब देखें, मैं ये अजारत कर रहा हूँ कि वफाक में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त तो हालात ठीक थे। ये भी देखना पड़ेगा ना कि हालात रिजीम चेंज के बाद ही क्यों खराब होने लगे, ये जरूर देखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ देखिए, सोल्यूशन की बात आपने की, एक मुस्तहकम हुकूमत ही बात कर सकती है। किसी भी आप अफगानिस्तान से चाहें, किसी से भी चाहें, मुस्तहकम हुकूमत बात कर सकती है ना। आपके ज़हन में इलेक्शन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है? तो देखिए, मैं ये करूँ, देखिए पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिकन नहीं है। एक इलेक्शन का प्रोसेस जो है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और बलदियाती इलेक्शन हम कह रहे थे कि जी 1 महीने डिले कर दे, तो हमें ये कहा गया कि जी सैलाब और बारिश और सर्दी से हम इलेक्शन नहीं रोके जा सकते, ये आईनी वो है। तो अब ये कि ये आईनी जिम्मेदारी है हमारी और इसको पूरा करना चाहिए। और देखिए शौकत साहब, अपना वो सियासी बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल फिर यही है कि इलेक्शन कमीशन भी तो आईनी अदारा है, जो आप उसके साथ कर रहे हैं वो आपके सामने है। इस वक्त वफाकी हुकूमत है जो जैसी भी है वो आपके सामने है, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे। कौमी असम्बली है, उसके अंदर अरकान भी, अपोजिशन लीडर भी है, लेकिन आप उसको नहीं मान रहे। तो अगर आप आइन की बात करते हैं तो आईनी इदारों को भी तो तस्लीम करें ना आप। फिर देखिए, जहां तक बात मानने की है, ये खुद ही कहते थे ये जाली असम्बली है, ये खुद ही कहते थे कि जी ये किसी के जोर आई है। तो जब जमनी इलेक्शन कराए उन्हीं सीटों पे, तो फिर तो हाथ नहीं था ना कोई कंधों पर हाथ रखने वाला था, ना कोई था, फिर क्यों जीते हम? तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन से आपके जिमनी इलेक्शनों से पहले जो जिमनी इलेक्शन होते रहे, वो जब अपोजिशन जीतती रही तो फिर ये असेंबली तोड़ देनी चाहिए थी। देखिए, हमने असेंबलियां तोड़ दी, ऐसा कोई भी नहीं करता है। इमरान खान ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, और अब ये जुर्रत का मुजाहरा करे, ये सिर्फ ये नहीं, देखें मसला हमारा नहीं है, इनसे मुल्क चल नहीं रहा है। अगर चलता तो ये हाल होता है। आप पेट्रोल डाल सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बैठ कर भी जी जाहिद खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर? अगर आप लोगों से नहीं मुल्क चल रहा तो फारिग करते हैं सर आप। शौकत सब्ज़ी साहब की बातों से ये अंदाज आपको लग गया होगा कि इनको इससे कोई गरज नहीं है कि सूबे में अमन अमान है या नहीं है। वहां खून बह रहा है तो बहने दे, वहां आग लगी हुई तो लगने दे, हमें इलेक्शन करेंगे ताकि इमरान खान को बिठा दे। यही तो बदकिस्मती इस मुल्क का, यही तबाही के दहाने पे तो हम आ गए हैं। इस वक्त हमारे मीशत डूब चुका है। हमारे सूबे में मैं यही चाहता हूँ कि ये हुकूमत इस तरह नहीं होता कि आप जबरदस्ती आके किसी को बिठा दे, आपके अमन अमान ठीक करें। ये मैं अमन अमान के लिए ही बात कर रहा हूँ। आप जब अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी, अवाम की पॉपुलर हुकूमत होगी, अवाम की मुंतखब हुकूमत थी, आपने वो तोड़ दी। आपकी अपनी असम्बली थी, आपने उसको लात मार के खत्म कर दिया, तो जिम्मेदार तो आप है ना। हमने अवाम के लिए खत्म किया, जो इस वक्त महंगाई है, अवाम के लिए किलोमीटर की बात कर रहे हैं, ये सारे मिलकर, ये सारे मिले हुए हैं, वरना ये तो खुद सीखते थे कि महंगाई है, लोगों को मार दिया। 1100 रुपए आटे की थैली थी, ये कहते थे गरीब आवाम को मार दिया। आज 3000 रुपए भी नहीं मिल रही है, ये क्यों खामोश है? ये इलेक्शन हम बिल्कुल खामोश नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बता दें ये चौधरी साहब, ये लोग बात करना नहीं चाहते, इस मुल्क में अमन लाना नहीं चाहते, इस मुल्क में तबाही और बर्बादी की तरफ ये गामजन है, तो ठीक है, लेकिन ये हम अकेले नहीं जलेंगे, ये भी साथ जलेंगे। अगर आपने मुल्क को बचाना है तो ये जरूरी नहीं है कि जी आप इलेक्शन हो तो फिर हुकूमत आएगा तो बैठेगा। पहले पॉलिटिकल पार्टी तो बैठ जाए ना, हम बैठ जाए, कोई रास्ता तो निकाले ना कि हमने ये रास्ते जो हमने मरकज को देना है कि आप चले ताकि मेरे सूबे में अमन आ जाए। आप मुल्क पे आके बैठ जाएं, आप मुल्क पर आके बैठ जाएं जिन्होंने अच्छा, वैसे मैं दोनों मेहमानों से एक दरख्वास्त कर रहा हूं कि आपके सूबे में इस वक्त लाशें पड़ी हुई हैं,
खुदारा इस तरह लड़ना बंद करें, लोगों को बुरा लगता है। बहरहाल प्लीज आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वासत। मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। जो जितनी तारीख मैंने पढ़ी है उसमें जब कौमों के जवाल की बात की जाती है तो एक चीज बार बार उसका जिक्र किया जाता है कि जब कौमें जवाल पजीर होती हैं तो वो बुराई के खिलाफ लड़ने के बजाय आपस में लड़ती रहती हैं। वो बीमारियों से लड़ने के बजाय आपस में दस्तों गिरबान रहती हैं, या फिर वो उन दुश्मनों से लड़ने के बजाय जिन्होंने उनकी जान को अजाब में रखा होता है उसके बजाय आपस में लड़ती रहती हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि हमें बुराई नजर नहीं आ रही, हमें दुश्मन नजर नहीं आ रहा, हमें खामियां नजर नहीं आ रही, हमें गलतियां नजर नहीं आ रही, हमें सिर्फ एक दूसरा नजर आ रहा है। मुझे अपना आप नजर आ रहा है और साथ सामने बैठा हुआ शख्स है वो नजर आ रहा है, और हम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सवाल पजीर है। तो पाकिस्तान जब तक मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं बैठेंगी, जब तक सारे इदारों को एक लड़ी में नहीं परोया जाएगा और उन सब से राय लेके कोई एक मुत्तफिका लाहे अमल तैयार नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान इसी किस्म की सूरत हाल का शिकार रहेगा। आज पेशावर के अंदर 61 लाशें पड़ी हुई हैं और 160 लोग जख्मी हैं। 30 जख्मी या शहीद हो चुके हैं लोग जो इस वक्त मस्जिद के अंदर हैं, और वहां ऐसी हमारे पास मशीनरी रही है कि हम छत को फाड़ के या उसको तोड़ के जख्मियों को बाहर निकाल सकें, और बेबसी से पूरा सूबा उस मस्जिद की तरफ देख रहा है। ये एक्चुअल सूरत हाल है। लेकिन आज पेशावर जख्मी है, कल लाहौर जख्मी हो सकता है, परसों कराची जख्मी हो सकता है, उसके बाद इस्लामाबाद जख्मी हो सकता है। अगर हमने इस मुल्क को जख्मों से बचाना है तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि खुदारा इकट्ठे बैठ कर कोई फैसला करें, और फैसला करने के बाद इस मुल्क को चलाएं, वरना यह मुल्क इस तरह नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।